हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दीक्षा हेयर। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग पार्ट 3। पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, आज चलते हैं हम लोग सैम्पलिंग की तरफ। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में दो टाइप्स की सैम्पलिंग होती हैं। एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं इसको, और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ओके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग टेक्निक इन विच रिसर्चर इज नॉट बायस्ड एंड अप्लाई अ सेट ऑफ रूल्स टू चूज द सैम्पल इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मतलब कि ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक जो बिल्कुल भी बायस नहीं होती, मतलब कि जिसमें पक्षपात होने की संभावना नहीं होती, एंड अप्लाई द सेट ऑफ रूल्स, और एक सेट ऑफ रूल्स जो है उसमें अप्लाई किए जा सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जाते हैं। ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग टेक्निक इन विच रिसर्चर इज बायस्ड एंड डू नॉट अप्लाई एनी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब कि जो बायस्ड होती है, पक्षपाती होती है, और जिसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन के सेट्स नहीं लगाए जाते, उनको बोलते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कितने टाइप होते हैं? इसके 5 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, फिर है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, फिर क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? इट इज़ द टेक्निक इन विच द सैम्पल चूज बाय अप्लाइंग सिंपल रूल एंड मेथड। मतलब ऐसी टेक्निक जिसमें जो सैम्पल हैं वो सिंपल रूल्स और मेथड्स के द्वारा चूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लॉटरी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, टिपट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं इसमें, या फिर आपने देखा होगा एक गेम होता था, उसमें हम लोग चिट्स डाल देते थे एक बाउल में, और फिर उस सबके नाम लिख के और फिर उठा लेते थे रैंडमली। ठीक है, तो ऐसी सैम्पलिंग क्या होती है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिंपल रूल्स होते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या होते हैं? फ़ायदे इसके ये होते हैं कि सिंपल टू कैरी होती है, लेस कॉस्टली होती है, मतलब कि कम खर्चीली होती है, एंड टाइम सेविंग, और टाइम की भी बचत होती है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है? रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ होल पॉपुलेशन। देखिए, इसमें ये चीज़ होना चाहिए कि जब भी सैंपल कलेक्ट हो तो पूरी पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या का होना आवश्यक है। मान लीजिए एक क्लासरूम है, हम वहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो क्लास के अगर 30 स्टूडेंट हैं तो सारे ही स्टूडेंट आए हों तो ये सही है। अगर कोई भी एक स्टूडेंट नहीं आया होगा तो ये उसके साथ पक्षपात हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है? Stratification means division in layers or group when population is heterogeneous in is which respect to characteristics under study, and it is divided into homogeneous variables, then it is a stratified sampling। मतलब कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है? जब हम हेट्रोजेनस पॉपुलेशन को होमोजेनस पॉपुलेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि जब हम हेट्रोजेनस पॉपुलेशन जो थी हमारी, असीमित परिमग्र समग्र जो थी, उसको हमने एक सिस्टम में एक होमोजेनस पॉपुलेशन बनाया और उनको स्टेटास में लगा दिया। फिर क्या करते हैं? आफ्टर डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इन द होमोजेनस, जब होमोजेनस पॉपुलेशन में हम डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स को, तब सैम्पल आर ड्रॉन बाय अप्लाइंग सिंपल रैंडम टेक्निक। तो तब हम वहाँ पे सिंपल रैंडम टेक्निक का लगा के यूज़ करते हैं। ओके, मतलब सबसे पहले हमने क्या किया? हेट्रोजेनस पॉपुलेशन को होमोजेनस में कन्वर्ट किया, स्टेटास बना लिए, चाहे वो सेक्स के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग हो, किसी चीज़ के भी अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद हम उसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, some of the commonly used stratified characters are sex, male and female, incomes, occupation, educational levels and economic status etc। मतलब कि हम occupation, educational level या इनमें से किसी भी चीज़ में हम स्टेटस बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं
एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, हमें एक स्टडी करनी है जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं कॉलेज के उन पे, ठीक है। तो वो क्या है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट क्या है, ये हेट्रोजेनस पॉपुलेशन। अब हमने ग्रीन वाले उसमें स्क्वायर में क्या किया, इसको होमोजेनस में बना लिया, मतलब साइंस के अलग कर लिए, कॉमर्स के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टेटास बना लिए, आर्ट के अलग, लॉज के अलग स्टूडेंट कर लिए, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल सा इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगा लेंगे। तो ये किस प्रकार की सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ओके। आगे चलते हैं हम क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है, इन दिस मैथड द टेक्निक पॉपुलेशन इज डिवाइडेड डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम अंडर स्टडी इनटू सम रिकॉग्नाइजेबल सब डिवीजन नोन एज क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है ना, इस तरह की सैम्पलिंग में क्लस्टर्स बनाते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं गुच्छ प्रतिचयन, ठीक है। गुच्छे बनाते जाते हैं, मतलब कि एक क्लस्टर्स के बाद दूसरा क्लस्टर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। सैम्पल आर चूज रैंडमली फ्रॉम द क्लस्टर, और इसमें भी जो सैम्पल्स होंगे वो रैंडमली यूज़ होंगे। जैसे कि हमने नेशन ले लिया या इंडिया ले लिया, फिर उसके स्टेट्स हमने ले लिए 2 या 4 जितने भी हमें चाहिए, फिर उन स्टेट्स के हमने 1-1, 2-2 डिस्ट्रिक्ट ले लिए, तो ये क्या हो गया, क्लस्टर सैम्पलिंग, ओके। अब हम चलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है, इन दिस सैम्पलिंग ओनली द फर्स्ट सैम्पल यूनिट इज सेलेक्टेड रैंडमली एंड द रिमेनिंग सैम्पल्स आर ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड इन डेफिनिट सीक्वेंस एट इक्वल स्पेसिंग फ्रॉम वन अनदर। मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें जो पहला सैम्पल यूनिट होता है उसको हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद एक सेट ऑफ रूल्स, मतलब जिस तरह हमने पहला सेलेक्ट किया उसी तरह हम बाकी भी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट द फर्स्ट सैम्पल शुड बी फर्स्ट ऑफ द लिस्ट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो पहला सैम्पल है वो पहला ही हो या दूसरा हो या कोई भी हो, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट छोड़ा, सेकंड चूज़ किया, फिर एक छोड़ा, फिर हमने फोर्थ लिया, फिर एक छोड़ा, फिर हमने सिक्स लिया, तो इन दिस केस एवरी सेकंड पर्सन इज सिस्टमेटिकली सेलेक्टेड, ठीक है, इस टाइप की सैम्पलिंग में। तो हम यहाँ पे कोई भी फर्स्ट जो यूनिट होगी सैम्पल वो सिस्टमेटिकली नहीं चूज़ करेंगे, उसको रैंडमली चूज़ करेंगे, उसके बाद उसी सिस्टम से हम बाकी के सैम्पल सेलेक्ट करेंगे, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होती है, इट इज़ द टाइप और अ पार्ट ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग वेयर द लास्ट क्लस्टर ऑफ फॉर द सब डिवीज़न इंटू सेवरल स्मॉलर ग्रुप्स। मतलब कि जैसे हमने दिल्ली ले लिया, एक तो ये ना क्लस्टर सैम्पलिंग की तरीके की ही होती है, बस इसमें जो लास्ट क्लस्टर होता है उसमें और हम एक सब डिवीज़न कर देते हैं, ओके। जैसे दिल्ली है, हमने दिल्ली में कोई रिसर्च करनी है तो हमने उसके चारों चुन लिए, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली। उसके बाद हमने साउथ दिल्ली के भी ब्लॉक्स, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, ब्लॉक सी, फिर वेस्ट दिल्ली के भी ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, फिर उसके और भी सब डिवीज़न कर सकते हैं। ब्लॉक में भी हम जो है ले नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये मल्टी स्टेज में डिवाइड हो जाएगी। तो इस टाइप की सैम्पलिंग क्या कहलाती है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, ओके। आगे चलते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये क्या होती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड डेंस सैम्पलिंग। इसके भी 5 टाइप्स होते हैं, अब उनको डिटेल में देखेंगे हम। स्नोबॉल सैम्पलिंग या फिर इसको बोलते हैं चेंज सैम्पलिंग, ठीक है। नाम से ही समझ आ रहा है, चेंज सैम्पलिंग, दैट मीन्स जो चेंजेबल हो, ठीक है। इन दिस मैथड द पॉपुलेशन इज आउट ऑफ रीच ऑफ द रिसर्चर और द पॉपुलेशन इज अननोन। मतलब कि इस टाइप की जो पॉपुलेशन होती है उसमें शोधकर्ता पॉपुलेशन तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाता, मतलब बहुत मुश्किल आती है उसे, पॉपुलेशन उसके लिए बिल्कुल अननोन होती है जिसको वो नहीं जानता, ठीक है। द रिसर्चर आइडेंटिफाई वन मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड देन आस्क देन पर्सन टू आइडेंटिफाई अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। क्या करता है यहाँ पे शोधकर्ता, किसी एक पर्सन को, किसी एक पॉपुलेशन में से एक पर्सन को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो चूज़ कर लेता है, उसके बाद उस मेंबर के थ्रू वो अदर मेंबर्स तक पहुंचता है, ठीक है। दिस मेथड इज़ बेस्ट वेयर पॉपुलेशन इज़ डिफ़िकल्ट। जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट होती है लोकेट करना, वहाँ पे इस मेथड का यूज़ होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि
द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम दिस टेक्निक कैन नॉट बी रिलायबल, मतलब कि इस तरह से जो डेटा कलेक्ट होता है वो रिलायबल नहीं होता, विश्वसनीय नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि ये सही भी बता रहा है या नहीं। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया टेररिस्ट, हमें टेररिस्ट पे करना है। ठीक है, तो क्या किया हमने, उससे पूछा, उससे उसका इंटरव्यू लिया, उसके बाद हमने पूछा कि आप हमें दूसरे टेररिस्ट का पता बताइए, तो हो सकता है वो सही बता दे, हो सकता है वो गलत बता दे, इसलिए ये रिलायबल नहीं होती, इसलिए इसको स्नोबॉल या चेंज सैम्पलिंग भी बोलते हैं। और ये ज़्यादातर यूज्ड बाय सीआईडी एंड डिटेक्टिव, ये किसके द्वारा यूज़ की जाती है, सीआईडी या डिटेक्टिव कंपनीज के द्वारा इस टाइप के रिसर्च में ये यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी पर्पजिव या जजमेंटल या फिर सेलेक्टिव या सब्जेक्टिव सैम्पलिंग, ये सारे इसी के नाम है। ठीक है, जजमेंटल सैम्पलिंग ऑल्सो कॉल्ड अथॉरिटेटिव सैम्पलिंग, इसको अथॉरिटेटिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं, इन विच द सैम्पल मेंबर्स आर चूजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चर्स नॉलेज एंड जजमेंट। इसमें क्या होता है, पर्पजिव में जो रिसर्चर होता है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग जो है मेंबर्स को सेलेक्ट करता है। ठीक है, इन दिस मेथड अ डिज़ायर्ड नंबर ऑफ सैम्पल इज सेलेक्टेड पर्पजली, और वो उन मेंबर्स को सेलेक्ट करता है जिनको वो करना चाहता है। ठीक है, मतलब कि टोटल जजमेंटल होता है, पर्पजिव अपना एक पर्पस डिसाइड कर लेता है। मान लो उसे कोई रिच पीपल्स पे स्टडी करनी है, तो वो पहले से रिच पीपल लिव इन ग्रीन पार्क, वो ग्रीन पार्क चला जाएगा और वहाँ पे स्टडी कर लेगा। या वो किसी पार्टी का सपोर्टर है, मान लीजिए कोई भी पार्टी है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर है, तो केवल वो उन्हीं लोगों का इंटरव्यू लेगा जो कि उस पॉलिटिकल पार्टी के होंगे। तो इस टाइप की सैम्पलिंग क्या होगी, पर्पजिव या जजमेंटल। एडवांटेज इसकी ये है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, एक तो टाइम बहुत कम लगता है, प्लस फोकस ऑन अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये फोकस करती है किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, डिसएडवांटेज इसकी है कि बायसनेस आ जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पक्षपाती है ये, हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। कन्वीनियंस हैप्जार्ड चंक सैम्पलिंग, कन्वीनियंस हैप्जार्ड चंक, ये एक ही सैम्पलिंग को कहते हैं। ठीक है, इट इज़ मेथड ऑफ चूजिंग सब्जेक्ट ऑन सैम्पल हु आर ईजिली अवेलेबल, मतलब कि ये क्या होता है, इसमें ऐसा सब्जेक्ट या सैम्पल चूज़ किया जाता है जो ईजिली अवेलेबल हो। ठीक है, दिस मैथड इज़ वाइडली यूज्ड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी रिसर्च या फिर एजुकेशन, ये ज़्यादातर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एजुकेशन में यूज़ होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं, आप अपने नानी के यहाँ गई और आपको किसी पेट्स वालों पे, जो जिनके पालतू जानवर हैं उन पे रिसर्च करनी है, या फिर कोई भी रिसर्च करनी है, आपको सडनली वहाँ पे कोई दिख गया, आपने उसको बुलाया और उसका इंटरव्यू ले लिया, ये हो गई आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग, मतलब कि आप कहीं और थे और आपको सडनली वहाँ पे एक आपका सैम्पल दिखा और आपने उसे ले लिया। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी कोटा सैम्पलिंग, इट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी वर्जन ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ये क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी वर्जन है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का, वेयर रिसर्चर प्री डिटरमाइंड द कोटा ऑफ ईच स्ट्रेटा इन द पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या होता है, पहले से डिसाइडेड होता है कोटा, पहले से पॉपुलेशन में कोटा डिसाइडेड होता है। जैसे यहाँ पे जो पिक है वहाँ पे दिया हुआ है कि 50 ईयर्स से ऊपर के जो मेल हैं उनको आप सेलेक्ट करेंगे, तो ये क्या है, कोटा है। जैसे SC ST या फिर फीमेल्स कोटा, तो इस टाइप की जो सैम्पलिंग होती है वो कोटा सैम्पलिंग होती है, जहाँ आप पहले से ही इस डेटा बना देते हो। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी डेंस सैम्पलिंग, इट इज़ डिस्क्राइब्ड बाई कोलमैन इन 1959, इसको जो है कोलमैन ने 1959 में डिस्क्राइब किया था। इट from any population of the item as selected as a sample then it is a dense sampling, मतलब कि ये ऐसी population होती है जहाँ पे हम जो आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं जस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे हमारी पॉपुलेशन है 4000 तो हम 2000 उसका ले लेंगे, हमारी पॉपुलेशन है 1000 तो हम 500 ले लेंगे, जस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आइटम सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन साइज मस्ट बी 2000, पॉपुलेशन का जो साइज होना चाहिए वो 2000 होना चाहिए, जो कि परफेक्ट होता है। ठीक है, डेंस सैम्पलिंग में। तो यहीं पे हमारे जो है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स फिनिश हो गए। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।